वेलकम दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे। हमने पिछली बार भी ईरान डिस्कस किया था और इस बार भी हम ईरान ही डिस्कस करेंगे। इस बार हम डिस्कस करेंगे कि ईरान में क्या संभावनाएँ, क्या हो सकता है, क्या मुस्तकबिल है ईरान का। आपने जो अभी देखा वीडियो वो ईरान के एक शहर इलाम से है, जहाँ पे कर्दिश माइनॉरिटी रहती हैं। ईरान में प्रोटेस्ट फैलती जा रही हैं। 11 दिन से तेहरान का मेन मार्केट बाज़ारियों ने बंद किया हुआ है। ये बाज़ारियों की प्रोटेस्ट और शहरों में भी फैल चुकी है, मशाद में और तबरेज़ और हर जगह फैल चुकी है। ये इत इतनी खतरनाक नहीं है ईरान के रेजिम के लिए जितना छोटे शहरों में जो लोग आ गए हैं। छोटे-छोटे शहरों में 25,000 की आबादी, 40,000 की आबादी, उसमें सब लोग सड़क पे आ गए हैं। उनमें से कुछ शहर का आपने अभी देखा ही है। ये माइनॉरिटी के एरियाज़ में ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, पर पूरे में ही वायलेंस हो रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी फायर किया, मारा, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी फिर वापस फायर किया, मारा। तो ये मैं आपके सामने कुछ सिनेरियो रख रहा हूँ। 2 आर्टिकल भी रख रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है ईरान में और क्या असली प्रॉब्लम है। ये इकोनॉमिक एनालिसिस दे रहा हूँ मैं, इकोनॉमिस्ट हैं दोनों जो दे रहे हैं ये एनालिसिस। जो ये एनालिसिस है इसके हिसाब से पहले मैं शुरू करता हूँ। एक आदमी है इस्फंदियार बातमन खलीज, इकोनॉमिस्ट हैं। उनका कहना है कि ईरान की असली प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा, जो सैंक्शंस की वजह से ज़्यादा खराब होती जा रही है, और रेजिम के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। यानी कि ईरान में अमीरों और गरीबों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता जा रहा है, क्योंकि अ, जो इकोनॉमी है वो श्रिंक हो रही है, वो छोटी होती जा रही है, और जो इसमें ताकतवर थे वो अपना हिस्सा मेंटेन करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज चाहिए इस इकोनॉमी का। तो जो गरीब है वो दोनों तरफ से पिस रहा है, इकोनॉमी भी घट रही है और जो अमीर है उनका हिस्सा बड़ा हो गया है। वो इसलिए सरकार होने दे रही है क्योंकि सरकार को भी कुछ लोगों का सपोर्ट चाहिए। यानी कि सरकार को, जैसे मैंने पहले बताया था, आईआरजीसी का सपोर्ट चाहिए। आईआरजीसी जो है वो एक एलीट फ़ोर्स है आर्मी के अंदर, फ़ौज के अंदर, जो लॉयल है, जो वफ़ादार है सिर्फ़ सुप्रीम लीडर की, ख़amenei की और इस्लामिक रिपब्लिक की। वो ज़्यादातर इनका इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट और ये कंट्रोल करती है। उसी के जनरल, उनके बेटे और कुछ लीडरों के बेटे भी ये सारा कंट्रोल करते हैं, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट। यानी कि उनको इन सैंक्शन से फ़ायदा होता है। तो और एक और प्रॉब्लम भी ये है कि बतमान कलीज कहते हैं कि किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है इनइक्वालिटी का, क्योंकि सरकार बुढ़िया गई है, उसके बहुत ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो बदलाव नहीं चाहते, और उनका सपोर्ट ज़रूरी है सरकार को चलाने के लिए। दूसरी बात ये है कि जो ऑपोज़िशन है, यानी कि रिज़ा शाह, ये जो भी लोग बाहर हैं, इरानियन डायस्पोरा, वो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहते इकोनॉमिक, यानी कि वो वेलफेयर नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद भी अमीर हैं, कम टैक्सेशन चाहते हैं। दूसरा, वो रिपब्लिकन से सपोर्ट लेते हैं अमेरिका के, जो जिनकी फिलॉसफी है। तीसरी बात ये है कि उनको ये लगता है कि जितना आप सैंक्शंस लगाओगे, जितनी गरीबों की हालत खराब होगी ईरान में, उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि वो परेशान होके फिर बाहर सड़क पे निकलेंगे प्रोटेस्ट करने। तो एक तरफ से हम इनका इंटरेस्ट है बाहर बैठे हुए एलीट का कि ईरान पे सैंक्शंस लगाए जाएँ और गुर्बत बढ़े वहाँ पे, ताकि लोग बाहर निकलें और इनइक्वालिटी बढ़े। तो बतमान खलीज कहता है कि इसका सॉल्यूशन है नहीं सरकार के पास। दूसरा एक पर्सपेक्टिव है इनका, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, सईद लैलस। सईद लैलस कहते हैं कि देखिए, अ अ, जितना सैंक्शंस का हाथ है, उतना या उससे ज़्यादा हाथ है इनएफिशिएंसी और करप्शंस का गवर्नमेंट के अंदर। उनका मतलब है, उनका कहना है कि इनएफिशिएंसी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि देखो, जो इस हमारी बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं जो वेस्ट हो जाती हैं। ये सब्सिडीज़ वेस्ट हो जाती हैं क्योंकि मिसाल के तौर पे सरकार बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो गैस और ऑयल, पेट्रोलियम की सब्सिडी में खर्च करता है। $1 1% पे देता है जो वर्ल्ड की प्राइस है अपनी पब्लिक को। इसी तरह से पानी और चीज़ें। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। वो कह रहा है इसके बजाय अगर ये थोड़ी-सी इसकी छोटी परसेंटेज बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाए, यानी टर्की को या पाकिस्तान या इराक को, जो पाइपलाइन से आस-पास के मुल्क हैं, तो ईरान बहुत ज़्यादा कमा सकता है और आपकी हालत बहुत बेहतर हो सकती है।
तो वो कहते हैं कि ये सरकार इस चीज़ को समझ नहीं रही और बदलाव नहीं कर पा रही है, क्योंकि इनएफिशिएंट हो गई है बहुत ज़्यादा। और ये दोनों कहते हैं कि आप जितना भी इसमें इकोनॉमिक लिबरलिज़्म लाने की कोशिश करोगे, वो सिस्टम वर्स होता जाता है। क्योंकि आप जब लिबरलिज़्म लाते हो, तो जो ताकतवर है, वो और ताकतवर हो जाता है और वो एलीट जो है, वो गरीबों के बारे में सोच नहीं रहा। आपको ज़्यादा वेलफेयर पे फ़ोकस करना चाहिए और एफिशिएंसी के ऊपर। तो फ़र्क ये है कि बचपन गलीत जो है वो दोनों सरकार को भी और सैंक्शंस को भी ब्लेम करते हैं, पर ये अ, सईद लैलस जो है वो सिर्फ़ ज़्यादा इनएफिशिएंसीज़ और करप्शन पे ब्लेम करते हैं। अब सिचुएशन तो बद से बदतर होती जा रही है। यानी कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इन्फ्लेशन सिर्फ़ दिसंबर के महीने में 42% था। पिछले 1 साल में 75 से 80% फूड इन्फ्लेशन था। और करेंसी 56% गिर चुकी है पिछले 6 महीने में। पर अब जो पिछले 2-3 दिन में हुआ वो और भी बदतर है। सरकार ने सब्सिडी हटा दी है कुछ एसेंशियल आइटम्स के ऊपर जिन पे पहले डॉलर की सब्सिडी होती थी एक्सचेंज रेट की। उसकी वजह से मिसाल के तौर पे पिछले 2 दिन में अ, अंडे का और गैस का प्राइस तिगुना हो गया। तो सरकार फँसी हुई है। सरकार के पास सॉल्यूशंस है नहीं। सॉल्यूशंस इसलिए भी नहीं है कि देखिए, जो शर्तें रखी हैं अमेरिका ने और इन मुल्कों ने जिन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, वो ये है कि आप अपने हर पैलेस में, हर अ, ज़मीन के कोने में परमिशन देंगे, जब दिल चाहेगा, जब चाहेंगे हम इंस्पेक्टर जाएँगे यूएन के ये इज़राइल ने इन्फ्लुएंस किया अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को, एक बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट लॉबी है वहाँ पे। अभी नेतन्याहू मिल के आए हैं फिर से ट्रम्प से और ट्रम्प का भी यही बिलीफ है कि जब तक आप ये परमिशन नहीं देंगे और हम एक-एक ग्राम भी यूरेनियम का नहीं निकालेंगे आपके मुल्क से, उसके बाद फिर आपको अलाउ नहीं करेंगे प्रोसेस करना। आपको जो यूरेनियम चाहिए होगा, वो हम प्रोवाइड करेंगे लेस प्रोसेस्ड में आपकी पावर प्लांट्स के लिए। इसको ख़amenei तैयार नहीं है, इसको ज़्यादा और लीडर भी तैयार नहीं है और शायद आने वाले लीडर भी ना तैयार हों। तो लैलस का कहना ये है, सईद लैलस का, कि भई देखो मुझे उनको लगता है कि ये बोनापार्टिज़्म की तरफ जा रही है सरकार। यानी कि अ, अगले 1-2 महीने में सरकार तो नहीं गिरेगी। उनका कहना और दूसरों बतमान गलीज का भी कहना ये है कि सरकार जो है उसमें सपोर्ट बेस है उनके पास एक। सपोर्ट बेस ये है कि जिनको फ़ायदा करते हैं वो जैसे आईआरजीसी हैं और बसीज पैरामिलिट्री है, वो आर्म्ड ग्रुप्स अभी भी सरकार के साथ हैं। जैसे शाह के साथ हुआ कि वो अलग हो गए, शाह की सरकार से आर्म्ड और मिलिट्री, वो नहीं, उसका सिनेरियो अभी नहीं है। दूसरी बात कुछ रूरल पॉपुलेशन भी साथ में है ये वो। तो सरकार गिरेगी नहीं पर होगा क्या, सईद कहते हैं लैलस कि एक बोनापार्ट, एक स्ट्रॉन्ग मैन निकल के आएगा और इसको अभी ख़amenei भी और जो अभी एक्जिस्टिंग लीडर्स हैं, वो अलाउ करेंगे, बल्कि वो उसको शायद वेलकम भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद के पास सॉल्यूशन है नहीं और एक स्ट्रॉन्ग मैन की ज़रूरत है और वो कहते हैं कि देखिए, स्ट्रॉन्ग मैन का फ़ायदा ये होता है कि वो फिर डिसीज़न मेकिंग पावर सेंट्रलाइज़ कर देता है और क्राइसिस से आपको निकालता है। आपको रिफ़ॉर्म जो इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म चाहिए क्योंकि कोई रिफ़ॉर्म हो नहीं रहा है ईरान में। मिसाल के तौर पे अभी भी जो जून में बमबारी हुई 12 दिन की, उसके बाद भी सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई अपनी पॉलिसीज़ रिफ़ॉर्म नहीं की। तो उनका ये कहना है कि देखो, ये आस-पास के मुल्क देख लो, चाहे वो इजिप्ट हो अम, चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरब, हर जगह स्ट्रॉन्ग मैन है और पहले भी फ़ौज जहाँ-जहाँ आई है, मिसाल के तौर पे सीरिया में हाफ़िज़ुल असद आया, नासिर आए इजिप्ट में और सुहार्तो आई इंडोनेशिया में। वो स्ट्रॉन्ग मैन आता है और वो क्राइसिस से निकाल देता है गवर्नमेंट को। टर्की में भी एर्दोगान ने किया। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा बोनापार्टिज़्म होगा, एक स्ट्रॉन्ग मैन आएगा और ये अगले 1-2 महीने में ही हो जाएगा। अ, लेलस का कहना है। बट देखते हैं क्या होता है। उनका मानना ये है कि ये जो स्ट्रॉन्ग मैन आएगा, वो अ अ, हो सकता है फ़ौज के अंदर से आए या हो सकता है कि अ, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर से कोई आए या कोई बाहर वाला आए। वो ये नहीं कह सकते कि कौन आएगा। पर सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा। ऐसे सिस्टम कह रहे हैं, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो तारीख में देखें तो अगर आप
जहाँ से ये नाम लिया गया है उसी को देख लें, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन को देख लें, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी अफ़रा-तफ़री हो गई थी और तभी एक मिलिट्री में से एक स्ट्रॉन्ग मैन निकला नेपोलियन बोनापार्ट जिसने टेक ओवर कर लिया। तो उम्मीद ये है कि ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। अ, मुझे लगता है कि ये 50% ये पॉसिबिलिटी है, बट 50% एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर ये अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन रिफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे और उसका वजह ये है कि वो एग्री नहीं कर रहे अमेरिका की शर्तों के लिए, सैंक्शंस हटाने के लिए, क्योंकि सैंक्शंस हटना ज़रूरी है इस इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म के लिए। तो फिर ये भी हो सकता है कि हालात इतने बिगड़ जाएँ, ऑलरेडी पर कैपिटा लेबर की वैल्यू इस वक़्त आमदनी $100 रह गई है और आपको मिनिमम $200 चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि अ, गरीब लोग विद्रोह कर दें। मिडल क्लास चाहे नहीं करे पर एक गरीबों की रिवॉल्यूशन हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है कि ईरान बोनापार्टिज़्म की तरफ जाता है, स्ट्रॉन्ग मैन रूल की तरफ जाता है या ईरान रिवॉल्यूशन की तरफ जाता है या इतना खून-खराबा करती है सरकार कि सब लोग फिर घर जाके बैठ जाते हैं। ये देखने के लिए है और आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब्ड रहें। मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ लाता रहूँगा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। थैंक यू, शुक्रिया।